नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, और दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है प्रतिबल। क्या है दोस्तों? प्रतिबल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेस। क्या बोला जाता है बच्चों? स्ट्रेस। दोस्तों हमने कल इस चैप्टर की शुरुआत की थी और इस चैप्टर के बेसिक के बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होती है, मटेरियल के गुण क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और कौन कौन से प्रकार के बल अपन किसी पदार्थ पर लगा सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया था। अब दोस्तों बात करेंगे प्रतिबल की, स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है? तो दोस्तों प्रतिबल क्या होता है? यदि अपन किसी पिंड पर या कोई वस्तु पर, या कोई पिंड है या कोई वस्तु है या कोई बीम है, इसे बीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम, जिसकी लंबाई क्या है दोस्तों? L। ठीक है। अगर इस पर अपन बाह्य बल लगाएंगे F, तो बाह्य बल के कारण इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। ये हमने कल पढ़ा। बाह्य बल लगाने पर इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा दोस्तों, वो मैंने डेल्टा L मान लिया। क्या मान लिया? डेल्टा L। और लंबाई में परिवर्तन होने के बाद इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? L प्लस डेल्टा L। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे तनाव बल लग रहा है, तनाव बल लग रहा है तो लंबाई में वृद्धि होगी। कितनी होगी? L प्लस डेल्टा L। तो दोस्तों यदि किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर अपन बाह्य बल F लगाते हैं, तो बाह्य बल F तथा इस पिंड के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यह क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। और इसे सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? सिग्मा के द्वारा। इसे बोलते हैं अपन सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। याद रखने के लिए लिख लेना, अगर तुम्हें याद नहीं रही तो क्या बोलते हैं? सिग्मा। पेपर में मत लिखना, पेपर में मत लिखना है कि इसे सिग्मा बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखने के लिए मैंने बताया। तो किसी भी पिंड या किसी भी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल तथा उस वस्तु या उस पिंड के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? प्रतिबल कहा जाता है, जिसे सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक परिभाषा तो ये होगी दोस्तों। एक परिभाषा यह बन सकती है, यदि अपन क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर कर दें। क्या कर दें? 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो जो प्रतिबल है वो किसके बराबर हो जाएगा? किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के। तो एक परिभाषा क्या बन सकती है कि किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित किए गए बाह्य बल को प्रतिबल कहा जाता है। किसी वस्तु या किसी पिंड के इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित किए गए बाह्य बल को प्रतिबल कहा जाता है और इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। यह भी एक परिभाषा बन सकती है, लेकिन हमें जो परिभाषा याद रखनी हो, क्या रखनी है कि किसी भी वस्तु पर या किसी भी पिंड पर आरोपित किए गए बाह्य बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहा जाता है और इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये डेफिनेशन किसकी होगी? ये डेफिनेशन होगी प्रतिबल की, स्ट्रेस की। अब दोस्तों अपन इसके यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की बात करें। इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा देखते हैं अपन। बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, आप जानते हो। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों प्रतिबल का मात्रक क्या जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या जाएगा दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि दोस्तों अपन बल को किलोग्राम में लगो, यदि आप बल को किलोग्राम में लोगे तो फिर क्षेत्रफल को सेंटीमीटर में लोगे। इसमें लोगे सेंटीमीटर में। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर बल को किलोग्राम में लोगे तो फिर जो क्षेत्रफल है उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना पड़ेगा, और यदि बल को आप न्यूटन में लोगे तो ये किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिबल के दो मात्रक हो जाएंगे, एक तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और एक या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ऐसा मात्रक जो है वह कौन सा है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ऐसा ही मात्रक ही हमारा मेन मात्रक होता है। ठीक है। तो प्रतिबल का मात्रक क्या जाएगा दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों मात्रक अपन को ध्यान रखने हैं, एक तो एसआई में और एक सीजीएस में। ठीक है, तो इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये बात करी अपन ने किसके बारे में, प्रतिबल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगले टॉपिक को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है हमारा विकृति। क्या है? विकृति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है स्ट्रेन, क्या होती है विकृति, इसके बारे में दोस्तों अपन समझते हैं। हालांकि दोस्तों ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा ये पोर्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि अपन किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर बाह्य बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बाह्य बल लगाते हैं, तो उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होता है? उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है? डेल्टा एल। तो किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है तथा उस वस्तु या उस पिंड की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहा जाता है और इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? एप्सिलॉन से। ये किसका चिन्ह है दोस्तों? ये है एप्सिलॉन। साइलन, ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहा जाता है तथा विकृति को एप्सिलॉन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे डेल्टा एल क्या है? यह है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। और दोस्तों ये जो एल है ये क्या है? प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। अब दोस्तों इसके मात्रक की अपन बात करें, इसकी यूनिट की बात करें, इसका मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों चाहे लंबाई हो या लंबाई में परिवर्तन हो, दोनों का मात्रक सेम ही होता है। लंबाई में परिवर्तन का मात्रक भी मीटर और प्रारंभिक लंबाई का मात्रक भी मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी यह है मात्रकहीन राशि है। क्या है? मात्रकहीन राशि है, जिसे इंग्लिश में बोलता है यूनिटलेस। यूनिटलेस यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका? विकृति का। विकृति किसमें कहते हैं? किसे कहते हैं? लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहा जाता है और इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करी हमने विकृति के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात करी प्रतिबल के बारे में और प्रतिबल के बाद दोस्तों हमने बात करी विकृति के बारे में। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा हुक का नियम। क्या है? हुक का नियम। और दोस्तों जो ये हुक का नियम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में इससे आते हैं, इसे अच्छे से समझना। ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक है हमारा हुक का नियम। हुक का नियम बोले तो हुक्स लॉ। ठीक है, हुक के नियम के बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हुक ने क्या बोला कि यदि आप किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हो तो उस वस्तु में या उस पिंड में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वह प्रतिबल सिग्मा उस पिंड में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। क्या होता है?
यदि आप किसी वस्तु में या किसी पिंड में बाह्य बल लगाते हो तो उस पिंड के अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वो प्रतिबल उसमें उत्पन्न हुई विकृति के समानुपाती होता है। ये किसने बोला? हुक्स बाबा ने बोला। तो हुक का नियम क्या कहता है दोस्तों कि किसी भी पिंड में उत्पन्न प्रतिबल उसकी विकृति के समानुपाती होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और बराबर का चिन्ह लाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। जब जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। जब जब भी जहाँ पे भी जिस भी सब्जेक्ट में समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है दोस्तों आता है कैपिटल ई। क्या आता है? कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन। समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर का चिन्ह लाए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया और वो कांस्टेंट आया कैपिटल ई। और इस कांस्टेंट कैपिटल ई को बोला जाता है यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोला जाता है? यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक। तो दोस्तों यहाँ से अपन ये भी लिख सकते हैं कैपिटल ए बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को मैं इसके नीचे बटा में ला सकता हूँ। तो यहाँ से ई बराबर क्या जाएगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं अपन यंग मापांक। क्या बोलते हैं? यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है दोस्तों, इस यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक के मात्रक की अपन बात करें, इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो दोस्तों सिग्मा, सिग्मा क्या है? प्रतिबल है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? अभी हमने पढ़ा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन क्या है? विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं है, ये यूनिट लेस है, यूनिट लेस। तो दोस्तों जो प्रतिबल का मात्रक रहेगा वही मात्रक किसका रहेगा? यंग मापांक का या प्रत्यास्थता गुणांक का। तो इसका मात्रक भी क्या जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जो प्रतिबल का मात्रक होगा वही यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि यंग मापांक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा यंग मापांक? प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को। ये क्या है? प्रतिबल और ये क्या है? विकृति। दोस्तों सूत्रों से ही अपन परिभाषा बना सकते हैं, परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज़ मैं आपको कंसेप्ट से बताते हुए समझाते हुए चल रहा हूँ। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें रटने की जरूरत नहीं है। हालांकि वैल्यू वगैरह रटनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, लेकिन कंसेप्ट रटने की जरूरत नहीं है। यंग मापांक की परिभाषा यहाँ से बन सकती है। क्या बन सकती है? प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है और इसे कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यंग मापांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। जो प्रतिबल का मात्रक होता है वही किसका मात्रक होता है दोस्तों? यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है। तो दोस्तों हमने बात करी किसके? हुक के नियम की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रतिबल है जो विकृति के समानुपाती होता है हुक के नियम के अनुसार, यह प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अंदर ही होता है। प्रत्यास्थ सीमा, प्रत्यास्थ सीमा तक, सीमा तक। तो अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसमें उत्पन्न प्रतिबल उसके विकृति के समानुपाती हो। कहाँ तक? प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, यानी प्रत्यास्थ सीमा तक ही प्रतिबल किसके समानुपाती रहेगा? एप्सिलॉन विकृति के समानुपाती रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक नई बल आ गई कि प्रत्यास्थ सीमा क्या है। तो दोस्तों प्रत्यास्थ सीमा जो होती है ऐसी सीमा होती है, अगर इस सीमा के बाद अपन बाह्य बल लगा देंगे किसी वस्तु पर तो उसमें परमानेंट विरूपण आ जाएगा, यानी उसमें वापस वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाएगी और उस स्थिति में मटेरियल फेल भी हो सकता है, मटेरियल में दरारें भी आ सकती है, पिंड में दरारें भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इस कारण से जो भी अपन फोर्स लगाएंगे कहाँ लगाएंगे? प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अंदर ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात करी किसके बारे में?
हुक के नियम के बारे में। ठीक है, मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे चलेंगे और बात करेंगे अगले कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं स्पेशल केस के बारे में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? ठीक है, स्पेशल केस को दोस्तों अपन समझते हैं। अभी दोस्तों हमने पढ़ा, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमने अभी पढ़ा E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। किसके नियम के अनुसार? हुक बाबा के नियम के अनुसार, हुक के नियम के अनुसार। हुक के नियम के अनुसार दोस्तों हमने पढ़ा E बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। तो सिग्मा की जगह मैंने लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। एप्सिलॉन बराबर दोस्तों हमने पढ़ा, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो एप्सिलॉन की जगह मैं लिख दूंगा डेल्टा एल बटा एल। ठीक है, ऐसे लिख दो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ। बल बटा क्षेत्रफल बटा डेल्टा एल अपॉन एल, एप्सिलॉन की जगह कैपिटल E बराबर। ठीक है, सिग्मा की जगह मैंने लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया, अभी हमने पढ़ा कुछ ही देर पहले। एप्सिलॉन बराबर दोस्तों हमने पढ़ा लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, यानी डेल्टा एल अपॉन एल। दोस्तों ये एल ऊपर चला जाएगा तो E बराबर एफ, ये एल कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो एफ इंटू एल, और ये ए कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो ए इंटू डेल्टा एल। ए तो नीचे आ गया, ए तो नीचे आ गया और एल ऊपर चला गया, तो E बराबर क्या गया? एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। दोस्तों इस डेल्टा एल को मैं इधर ले आऊँ E की जगह, डेल्टा एल को कहाँ ले आऊँ? इस E की जगह ले आऊँ, और E को कहाँ ले जाऊँ? डेल्टा एल की जगह ले जाऊँ। तो दोस्तों यहाँ से डेल्टा एल बराबर क्या जाएगा? डेल्टा एल बराबर आ जाएगा एफ एल अपॉन ए ई। क्या गया? एफ एल अपॉन ए ई। डेल्टा एल को मैं इधर ले गया और E को मैं इधर ले आया, तो दोस्तों यहाँ से डेल्टा एल का फॉर्मूला आ गया एफ एल अपॉन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और डेल्टा एल क्या है दोस्तों? लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। तो दोस्तों बहुत सी बार हमसे पूछ लिया जाता है कि कोई पिंड है जिसकी लंबाई एल है, यदि इस पिंड पर अपन तनाव बल लगाएंगे एफ, क्या लगाएंगे? तनाव बल लगाएंगे एफ, तो इस पिंड में कितना विरूपण होगा? कितना विरूपण होगा यानी इस पिंड की लंबाई के अंदर कितना परिवर्तन होगा, उसका डेरिवेशन करके बताओ। उसका डेरिवेशन है ये, क्या डेरिवेशन है? लिख देता हूं मैं, किसी पिंड में उत्पन्न विरूपण, उत्पन्न विरूपण। अगर हमसे पूछ ले किसी पिंड या किसी वस्तु में, किसी पिंड या किसी वस्तु में उत्पन्न विरूपण ज्ञात करो, यानी डेल्टा एल का मान ज्ञात करो, तो फिर अपन इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी रखना है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो किसी भी छड़ पर, किसी भी पिंड पर यदि अपन बाह्य बल लगाएंगे तो उसके अंदर उसके लंबाई में जो परिवर्तन होगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा? एफ एल अपॉन ए ई। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर अपन आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। इसे लंबाई में परिवर्तन भी बोलते हैं, या पिंड में उत्पन्न विरूपण भी बोल सकते हैं, पिंड में उत्पन्न विरूपण। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ, ये सब कुछ एक एक चीज़ नोट्स में लिखी हुई है।
तो नोट्स आपको PDF में से बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे एक बार अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अपन आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है जो मैं आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में दोस्तों अपन समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, एक 60 सेंटीमीटर लंबी वृत्ताकार इस्पात की छड़ का व्यास, एक 60 सेंटीमीटर लंबी वृत्ताकार इस्पात की छड़ का व्यास, इस्पात की छड़ का व्यास 1 सेंटीमीटर है। एक 60 सेंटीमीटर लंबी वृत्ताकार इस्पात की छड़ का व्यास 1 सेंटीमीटर है। यदि इस छड़ पर 1100 किलोग्राम का तनाव बल लग रहा है, यदि इस छड़ पर 1100 किलोग्राम का तनाव बल लग रहा है, तनाव बल लग रहा है, यदि इस छड़ पर 1100 किलोग्राम का तनाव बल लग रहा है तो छड़ की लंबाई में 0.4 mm की वृद्धि हो जाती है। तो छड़ की लंबाई में 0.4 mm की वृद्धि हो जाती है, छड़ की लंबाई में 0.4 mm की वृद्धि हो जाती है। तो छड़ का यंग मापांक ज्ञात करो। तो छड़ का यंग मापांक ज्ञात करो, छड़ का यंग मापांक ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपन को अच्छे से समझना है। जो भी क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उसे अपन को गिवन डेटा में लिखना है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसे किस में लिख देंगे, गिवन डेटा में। ठीक है दोस्तों, एक 60 सेंटीमीटर लंबी वृत्ताकार इस्पात की छड़, यानी एक छड़ है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है। ये जो छड़ है यह वृत्ताकार है, यह वृत्ताकार इस्पात की छड़ है दोस्तों, जिसकी लंबाई जो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है दोस्तों वह है 1 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। लंबाई L 60 सेंटीमीटर, व्यास जो स्मॉल d है वह है 1 सेंटीमीटर। यदि इस छड़ पर 1100 किलोग्राम का तनाव बल लग रहा है, तनाव बल लग रहा है तो तनाव बल ऐसे लगता है, कितना लग रहा है, 1100 किलोग्राम का। तो तनाव बल इधर भी लगेगा और तनाव बल इधर भी लगेगा। याद रखना, जब भी कोई बल किसी पिंड पर लगेगा इस सब्जेक्ट में तो वो दोनों दिशाओं में लगेगा, चाहे तनाव बल लगे चाहे संपीड़न बल लगे, लेकिन दोनों दिशाओं में लगेगा, तभी तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो 1100 किलोग्राम दोनों तरफ लगेगा। ठीक है, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। तो फोर्स बल का मान दे रखा है 1100 किलोग्राम। ठीक है, 1100 किलोग्राम का तनाव बल लग रहा है तो छड़ की लंबाई में 0.4 mm की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले जो लंबाई थी उसमें कितने की वृद्धि हो जाती है,
0.4 mm की हो जाती है। यानी हमें ये क्या दे रखा है, अगर दोस्तों वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, यानी डेल्टा एल का मान हमें दे रखा है लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ। तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा एल का मान दे रखा है हमें 0.4 mm। कितना दे रखा है, 0.4 mm। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया फोर्स किलोग्राम में हो तो और डायमेंशन सेंटीमीटर में आएगी। तो ये दोनों डायमेंशन तो सेंटीमीटर में हैं, लेकिन ये एक डायमेंशन mm में है। तो जो डायमेंशन mm में है इसको अपन को सेंटीमीटर में चेंज करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी डायमेंशन को अगर mm से सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 10 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं, 10 का भाग लगाते हैं। तो mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 0.4 में किसका भाग लगाएंगे, 10 का भाग लगाएंगे। और 10 का भाग लगाएंगे तो 0.04 आ जाएगा। ये तो आता है आपको, 0.4 में 10 का भाग लगाओगे तो पॉइंट के बाद एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। या इस दशमलव को हटा के नीचे एक जीरो और लगा दो तो 4/100 हो गया। और 4/100 को क्या लिख देंगे, 0.04। अब ये किस में आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया। किस में आ गया दोस्तों, सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। ये तो आता है, दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो रह जाएगी। और 4/100 को 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो 0.04 किस में आ गया, सेंटीमीटर में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको बिरादरियाँ चेंज करनी पड़ेगी। अगर बिरादरियाँ चेंज नहीं करोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे ही गलत हो सकता है। अब दोस्तों अपन फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो देट हम जानते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे, यंग मापांक यानी कैपिटल ए का मान क्वेश्चन में पूछा है। किसका मान पूछा है, कैपिटल ई का। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये चीज़ें हमें दे रखी है, तनाव बल लग रहा है, तो कैपिटल ई का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा एल बराबर FL/AE पढ़ा अभी कुछ ही देर पहले। डेल्टा एल बराबर FL/AE। तो दोस्तों डेल्टा एल भी हमें दे रखा है, एफ का मान भी हमें दे रखा है, एल का मान भी हमें दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो क्षेत्रफल भी हम निकालेंगे। सारे मान इस सूत्र में पुट कर देंगे तो ई का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और ई का मान ही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ई क्या है, यंग मापांक। तो दोस्तों जिसको पूछा है उसको अपन इधर ले आएंगे। तो कैपिटल ई बराबर, ई को मैं इधर ला रहा हूँ और डेल्टा एल को वहाँ ले जा रहा हूँ। तो FL/A इंटू डेल्टा एल। इस डेल्टा एल को मैं ई की जगह ले गया, इधर ले गया ई की जगह, और ई को यहाँ ले आया डेल्टा एल की जगह। तो ई बराबर क्या गया, FL/A इंटू डेल्टा एल। इसे लिख सकते हैं अपन। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। एफ की जगह 1100, ठीक है। एल की जगह 60। मैंने आपको बताया था जब व्यास दे रखा हो तो वृत्ताकार छड़ होगी, और वृत्ताकार छड़ होगी तो क्षेत्रफल का सूत्र आता है π/4 d²। और स्मॉल डी का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया। जब भी व्यास देगा तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, π/4 d²। π/4 d²। तो π/4 d का मान 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। और डेल्टा एल का मान कितना आ गया, 0.04, ठीक है दोस्तों। अब कैलकुलेटर की सहायता से इसे सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन करना मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में सिखा दिया, ठीक है। फिर भी किसी दिन सिखा देंगे। कैलकुलेटर सब खरीद के ले आना अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो, ठीक है। आने वाली क्लासों में मैं कैलकुलेशन भी आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों ई का मान कितना आ जाएगा सोल्व करने पर, ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁶ किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मात्रक लगाना जरूरी है। अभी कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा ए का मात्रक वही होता है जो प्रतिबल का होता है। अगर बल किलोग्राम में रहेगा, बल किस में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा, तो जो मात्रक रहेगा ए का वो क्या रहेगा, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बल न्यूटन में रहता तो फिर यहाँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आता, लेकिन बल किस में है, किलोग्राम में है, तो इसका मात्रक क्या आएगा, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही शानदार कंसेप्ट ये था, ठीक है। तो जो भी न्यूमेरिकल हम करें इन्हें एक बार रफ कॉपी में आप बिना देखे भी घर पे सोल्व करना, तभी बात बनेगी। एक एक कंसेप्ट में आपके अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आया आपको तो आप ऐप के अंदर वीडियो
जहाँ तक आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे वहाँ तक आपके पास रहेंगे सभी चैप्टरों के, तो आप बार बार रिवीजन भी कर सकते हो, देख सकते हो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।